हेलो डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ सतीश गोयल, लेक्चरर इन फिज़िक्स। ये वीडियो 3 पार्ट्स में बनाई गई है। फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा, सेकंड पार्ट ट्रू फॉल्स का रहेगा और थर्ड वीडियो जो रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट रहेगा और इसमें हमारा जो लेसन रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 mark question, fill in the blanks, true false, multiple choice questions. Read the questions carefully, think for the answers. जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैच इट विद द आंसर्स एंड द डिस्कशंस इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन के साथ डिस्कशन भी की जाएगी और आंसर भी आपको बताया जाएगा। आप अपना आंसर जो स्क्रीन में क्वेश्चन में आंसर दिया जाएगा आपको, उससे आप मैच कीजिए कि क्या आपका उत्तर सही था या गलत था। गलत था तो क्यों गलत था, उसके बारे में भी सोचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 watt hour is equal to dash joule. 1 watt hour is equal to how much joule? इस क्वेश्चन में आपको बेसिक टर्म बता दें, वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल होता है। तो वॉट सेकेंड 1 जूल होता है, तो यहाँ पर क्या है, वॉट आर। 1 वॉट आर इज इक्वल टू 1 वॉट। आर क्या होता है, 3600 सेकेंड। वॉट और सेकेंड मिलके क्या बन जाता है, जूल। जूल बन जाता है। बाकी क्या बच गया, 3600 3600। सो जो हमारा आंसर क्या बन गया, 3600 जूल। बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी है, जो बेसिक फार्मूला है वो ये रखना है कि वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। आपने पावर का फार्मूला किया हुआ है। पावर का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, वहीं से ये बना है। ये उस फार्मूले के यूनिट्स का रिलेशन है। लेट्स चेक द आंसर, 3600 जूल, that is correct answer. Let's go to next question. The ratio of joule upon coulomb is equal to, ratio of joule upon coulomb. जूल किस चीज का यूनिट है, जूल वर्क का यूनिट है। कूलम किस चीज का यूनिट है, कूलम यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक इस फार्मूले में यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी बनेगी बताइए, वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो जब यहाँ पर यूनिट दिए हुए हैं तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा, वो इसका यूनिट होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, सो हमारा आंसर आ गया, जूल अपॉन कूलम इज वोल्ट, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक एमीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ पहले आंसर। इसका सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए सीरीज का मीनिंग क्या रहता है यहाँ पर, वो भी देख लीजिए। आपके पास सपोज करो एक एमीटर है। एमीटर का देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एमीटर को। और सपोज करो आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसको आपने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है और साथ में आपने एक सेल लगा दिया है। अगर ज़्यादा लगा देंगे तो, एक से ज़्यादा लगा देंगे तो ये बैटरी का सिंबल हो जाता है। और साथ में आपकी क्या कनेक्ट की हुई है, एक की कनेक्ट की हुई है। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट भी कर दिया है, की को ज्वाइंट भी कर दिया है। और ये है हमारा एमीटर है और ये क्या है, एक रजिस्टर है। अब देखिए सीरीज़ का मीनिंग क्या होता है। अब क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया है सीरीज़ है। जो एमीटर है वो किसी सर्किट के अंदर सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है।
सीरीज़ में कनेक्ट करने का यहाँ मीनिंग रहता है कि एमीटर का, यानी कि जो ये अप्लायंस है, इसका दूसरी चीज़ के साथ एक सिरा, इसका एक सिरा उस दूसरी चीज़ के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा सिरा, जो दूसरा सिरा ये वाला सिरा है, इसके दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्ट किया हुआ नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सीरीज अरेंजमेंट। और इसमें क्या रहता है कि कनेक्ट करते ही क्यों है इसको सीरीज में, सीरीज में क्यों करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं करते। पैरेलल अरेंजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पैरेलल अरेंजमेंट होती क्या है। बट यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट करने पर क्या होता है, हमें करना क्या होता है, हमें इस जो अप्लायंस होती है इसके बीच में से फ्लो कर रहा हुआ करंट मेजर करना होता है। और करंट क्या रहता है, सीरीज़ में सेम रहता है, जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा। दैट्स वाई एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको ये सब जो सीरीज़ का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी पैरेलल का भी करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था एमीटर के बारे में, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सो वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वोल्टमीटर कैसे में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। आपको आंसर पहले बता दिया, अब इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं। पैरेलल की अरेंजमेंट कैसे होगी, पैरेलल की अरेंजमेंट ऐसे होगी, पहले तो वोल्टमीटर का सिंबल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टमीटर, और साथ में जो भी अप्लायंस है, रजिस्टर है, कोई भी चीज़ है, उसका सिंबल है यहाँ पर। और इसको कनेक्ट किया हुआ है किसी बैटरी के साथ, और साथ में पिछले क्वेश्चन में हमने रिप्रेजेंट किया था की को किसी और तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये है ओपन की, ये वाला जो सिंबल दिखाया जा रहा है ओपन की का है। अगर इसमें डॉट लगा दिया जाए तो यहाँ पर ये क्लोज्ड की, क्लोज्ड की का मतलब होता है ये जो इस पूरा सर्किट है ये वर्किंग पोजीशन में है। ठीक है, अब ये जो सर्किट मैंने बनाया है, क्या ये सर्किट सही है, ये सीरीज में लगाया है कि पैरेलल में लगाया है। पहली बात तो ये सीरीज में लगाया गया है, डैट इज़ रॉन्ग। हमें इसको इस तरह कनेक्ट नहीं करना था, हमें इसको कनेक्ट करना था, ये तो वायर लगा दी यहाँ पर, हमें कनेक्ट करना था इस तरह से। ठीक है, ये कौन सी अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट पहले यहाँ की हुई थी, ये इस तरह से की हुई थी, वो तो एमीटर वाली ही हो गई, सीरीज वाली ही हो गई, डेट इज़ रॉन्ग। वो करते हैं जब एमीटर लगा होता है, जब वोल्ट मीटर लगा होता है तब हम इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं। इस तरह से पैरेलल में क्यों करते हैं, पैरेलल में इसलिए करते हैं बिकॉज पैरेलल में जितनी वोल्टेज यहाँ मिल रही है, जितनी पोटेंशियल इसके दोनों सिरों में मिल रही है, उतनी ही पोटेंशियल इस वोल्ट मीटर को भी मिल रही होती है। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों जो डिवाइसेस हैं, दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, और कहें तो दोनों के बीच में से दोनों को सेम वोल्टेज मिल रही होती है। इसीलिए हमने जब इसके बीच में से पोटेंशियल डिफरेंस मापना होता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मापना होता है, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। अब एक बात और है कि पैरेलल अरेंजमेंट है क्या चीज़। पैरेलल आपको सिंबल में फॉर्म में तो दिखा दिया, लेकिन पैरेलल की बात बताएं तो जिस जिस चीज़ को भी, सपोज करो इसकी बात कर रहे हैं, दोनों इसके दोनों सिरे दूसरी चीज़ के दोनों सिरे से जुड़े होने चाहिए। इसका एक सिरा दूसरे के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा दूसरे के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। सो इस तरह से जो ये अरेंजमेंट होती है ये पैरेलल अरेंजमेंट होती है। सीरीज़ के लिए आपको बताया था, अगर इसके सीरीज़ में लगाना होता तो हम यहाँ लगा देते, बट सीरीज़ हमें यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ पर वोल्ट मीटर की बात चल रही है, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल रिप्रेजेंट्स डैश टर्मिनल ऑफ द सेल। लॉन्गर लाइन, आप जानते हैं ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, एक इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें एक लाइन लॉन्गर है, एक लाइन क्या है, शॉर्टर है। लॉन्गर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल। शॉर्टर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव टर्मिनल। सो हमारा आंसर क्या बन गया, पॉजिटिव टर्मिनल।
देखिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन में साथ साथ में दो दो तीन तीन क्वेश्चन और भी डिस्कस कर रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में पूछा गया था, हमने आपको नेगेटिव टर्मिनल के बारे में बताया। और पिछले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया कि वोल्टमीटर पैरेलल में जो है क्यों कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल अरेंजमेंट होती क्या है। सो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सिर्फ फटाफट स्किप करने की कोशिश ना कीजिए। हर वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है और इस पे पूरा स्ट्रेस दिया गया है कि आपको क्वालिटी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, द सब्सटेंस having high resistivity of the order of 10 raised to power 16 ohm meter is called। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कहलाएगा। मींस वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देगा, बहुत कम पास करने देगा, निग्लिजिबल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इज। एक कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आपको बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ठीक है, और माइनस में होता है, बट हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, और यानी कि हम ये कहें तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम चार्ज इज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम इज चार्ज कैरिड बाय 1 कूलम चार्ज is carried by 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 आ जाएगा। 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। तो आंसर चेक करते हैं, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। ठीक है, सो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब जाके बनेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज बनेगा। सो बच्चों, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, वो क्वेश्चन आ गया। साथ ही 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 8th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज अ डैश क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है? 9th क्लास में आपने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो याद होगा आपको, स्केलर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब यहाँ बात करें करंट, आप बोलते हो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द एक्सटर्नल सर्किट। बट यहाँ पर अगर बात करें करंट की डायरेक्शन उस वो में तो होती है कि वायर में पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो कर रहा है, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वाई इट इज़ टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज अगर वायर को सपोज करो आपने इसे फोल्ड कर दिया, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, रिवर्स में वो इस तरह चला जाएगा, तो क्या इस वायर में नेट करंट ज़ीरो हो जाता है? वेक्टर्स में तो ऐसे होता है ना कि अगर इस तरफ फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो नेट फोर्स क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। क्या करंट भी ऐसे ज़ीरो हो जाता है? नहीं, करंट ज़ीरो नहीं होता है। मीन्स करंट जो है वेक्टर्स के रूल्स को ओबे नहीं करता है। दैट्स वाई करंट इज इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी obtained यूजिंग 4 रजिस्टर ऑफ 9 ओम। आपके पास 4 रजिस्टर हैं
9 ओम के आपने उनको यूज़ करना है, यूज़ करके और मैक्सिमम रेजिस्टेंस गेन करना है। आपको बता दें कि जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में लगाया जाता है तो रेजिस्टेंसेस नेट वैल्यू जो रेजिस्टेंस की होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब पैरेलल में लगाया जाता है तो जो नेट रिजल्टेंट आता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो मिनिमम वैल्यू से भी कम आता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस पता करना है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। हमारे पास कितने रजिस्टर हैं, 4 रजिस्टर हैं, यानी कि 4, चारों के चारों को हम इस तरह से सीरीज़ में लगा देंगे, और लगाने के बाद 9 ओम ईच की वैल्यू है, 9 ओम 9 ओम 9 ओम 9 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सीरीज़ में फार्मूला क्या रहता है, सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला रहता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। नेट रेजिस्टेंस क्या बन गया, 9999 सब कुछ ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 36। लेट्स चेक द आंसर, 36 ओम। ओके, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। रेजिस्टेंस सीरीज़ में जब होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो ऐड अप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज अ वायर मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग डैश मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज वायर होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मटेरियल उसके लिए चूज़ किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। वो क्यों कम होता है, वो इसलिए कम होता है क्योंकि हमें ये चाहिए होता है कि मान लो ये फ्यूज़ वायर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और आगे क्या है हमारा जो घर के जो सामान है, बिजली के सामान है वो लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लगाई हुई हैं, ये हमारा बिजली का सोर्स है, ठीक है, जहाँ से भी है। सो अगर किसी कारण से इस सोर्स से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तब क्या होता है, तब बहुत हाई करंट फ्लो करेगा। तब क्या होगा, हमें डर होगा कि ये वाली जो अप्लाइंसेस हैं ये ख़राब ना हो जाएं। तो उसके लिए जब हाई अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर लगा हुआ ये वाला फ्यूज़ इस मटेरियल का होना चाहिए कि ये पहले पिघल जाए और पिघल के सर्किट को ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद क्या है, करंट जो है फ्लो होना बंद हो जाए और बाकी जो अप्लाइंसेस जो हमारी हैं वो ख़राब होने से बच जाएं। सो जो ये मटेरियल का वायर, जिस मटेरियल की ये वायर होनी चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। ओके बच्चों, वेरी लो। ओके, सो बच्चों इस वीडियो के अंदर आपने 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए। अगली वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे ट्रू एंड फॉल्स। सो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो ट्रू एंड फॉल्स की है वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए, और फ्यूचर में मेरे चैनल की और वीडियोस को गेन करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।